जय हिंद दोस्तों। पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था ब्लड के पूरे बारे में, लिम्फ के बारे में बता दिया था आपको, मतलब ब्लड और लिम्फ दोनों की पूरी जानकारी हो गई थी। इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। किसकी बात करेंगे हम? हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आया समझ में? जब हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है तो कहाँ पर? तो मान लीजिए ये कोई अपना आरबीसी है ना, ये कोई क्या है? अपनी आरबीसी है, और आरबीसी के कोशिका द्रव में, आरबीसी के कोशिका द्रव के अंदर, है ना, आरबीसी के कोशिका द्रव के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को ही कहा जाता है क्या? प्रोटीन के अंदर एक वर्णक चाहे लोह तत्व पाया जाता है। मतलब किसी आरबीसी के कोशिका द्रव के अंदर, किसी आरबीसी के कोशिका द्रव के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वर्णक पाया जाता है। इस वर्णक को ही क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। समझ में आया? मतलब कि मैं क्या कह सकता हूं कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर रहता है और आरबीसी के कोशिका के द्रव में एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वर्णक पाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। किससे मिलकर बना होता है? हीम और प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है ना। हीम का मतलब होता है आयरन। क्या कह सकते हैं हम इसको? आयरन कह सकते हैं। और जो ग्लोबिन होता है, वो रक्त में एक प्रोटीन होता है। रक्त में जो होता है एक प्रोटीन होता है। तो दोनों से मिलाकर क्या बन गया? हीमोग्लोबिन। समझ में आया? इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर होता है, वो रेड कलर का होता है। आया समझ में? इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड का कलर होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो क्या सीखा? हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब क्या? आयरन, Fe। समझ में आया? और ग्लोबिन, रक्त के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। आया समझ में? उसके बाद अगर हम बात करें 100 मिलीलीटर ब्लड के 100 मिलीलीटर ब्लड में 15% हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना? 15% हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आया समझ में? मतलब किसी पुरुष के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, मान लीजिए ये मेल है, इस मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा रहती है वो 15% होती है। मतलब पूरे 100% ब्लड का, पूरे 100% मिलीलीटर ब्लड का 15% क्या होता है? केवल हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। किसके अंदर? किसी मेल के अंदर। आया समझ में? और किसी फीमेल की बात करें तो 13.5 से 14 तक हीमोग्लोबिन का परसेंटेज रहता है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज रहता है। समझ में आ गया? कितनी चीजें सीखने को मिली हमें कि हीमोग्लोबिन किसी पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 15%। कितना होना चाहिए? 15%। और किसी महिला के अंदर कितना होना चाहिए? 13%, 13.5%, मतलब 13 और 14 के आसपास, है ना। अगर इससे कम होता है हमारे बॉडी में ब्लड, इससे कम हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन आता है, तो यानी समझ जाएंगे कि हमारे बॉडी में किसकी कमी है? रक्त की कमी हो जाती है। समझ में आया? तो क्या सीखा? 100% 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 मिलीलीटर ब्लड में 15% क्या होता है? केवल आपका हीमोग्लोबिन होता है। समझ में आया? उसके बाद पुरुष में इसकी संख्या 15% रहेगी और महिलाओं में कुछ कम हो जाएगा, 13 से 14 के बीच में। ठीक है ना। दूसरी बात, मान लीजिए हीमोग्लोबिन पूरा कम हो गया,
12 पर आ गया, 11 पर आ गया, 10 पर आ गया, तो डॉक्टर आपसे बोल देगा कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, यानी आपके बॉडी में ब्लड कम हो गया है। समझ में आया? आपके बॉडी में क्या हो गया है? ब्लड कम हो गया है। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लौह तत्व कम हो जाएगा, मतलब हमारे बॉडी में इस आयरन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस आयरन की कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी आपके बॉडी में ब्लड कम हो जाए, हीमोग्लोबिन का रेट कम हो जाए, तो आप समझ जाएंगे कि आपके बॉडी में लौह तत्व की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? लौह तत्व की कमी देखने को मिलती है। समझ में आया? हीमोग्लोबिन की वजह से ही, हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारे रक्त का, हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है ना? हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य रूप से जो काम होता है वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो क्या काम करता है? जो एक नॉर्मल साइज में जो अपना फेफड़े होते हैं ना, हम कह सकते हैं जो अपना फेफड़े होते हैं, है ना, इस फेफड़ों से, इस लंग्स से, कहाँ से? ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है ना। यहाँ पर छोटी 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 क्या रहती हैं? बहुत सारी कैपिलरीज रहती हैं, जिसको हिंदी में कूपिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपिकाएं बोलते हैं। ये कूपिकाएं क्या करती है? इनमें ब्लड भरा होता है। क्या बोला? भरा होता है, इनके अंदर ब्लड भरा होता है। ये ब्लड में क्या पहले से रहता है? मान लीजिए इन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, उनके अंदर मतलब इस फेफड़े के चारों तरफ बहुत सारी रक्त वाहिनियां रहती हैं। क्या रहती हैं? बहुत सारी रक्त वाहिनियां रहती हैं, और उसमें क्या भरा रहता है? ब्लड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? ब्लड भरा रहता है। आपको पता है ब्लड में क्या रहता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है। तो जैसे ही इस फेफड़े के चारों तरफ बहुत सारी रक्त वाहिनियां होती है, बहुत सारी नसें होती हैं, जिनके अंदर क्या भरा रहता है? जिनके अंदर ब्लड भरा रहता है, ये उसमें हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन फेफड़ों में पहले से मौजूद ऑक्सीजन से, फेफड़ों में पहले से मौजूद ऑक्सीजन से क्या करती है? रिएक्शन करती है। क्या करती है? रिएक्शन करती है। यानी कि ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ने फेफड़ों में मौजूद ये ब्लड, हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? ब्लड में रहता है। और ये O2 कहाँ रहता है? O2 लंग्स में रहता है। कहाँ रहता है? लंग्स में रहता है, फेफड़ों में। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। समझ में आया? क्या बना लेता है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। मतलब कि जो ब्लड पहले अकेला था, उसने फेफड़ों में पहले से मौजूद ऑक्सीजन से क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया, और क्या बना लिया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया उसने? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। क्या बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देगा। समझ में आया? क्या कर देगा? पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको सर्कुलेट कर देगा। जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में फैलाया जाएगा तो क्या होगा? यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को इस बॉडी पार्ट्स में छोड़ के वापस अपने पास आ जाएगा। मतलब कि इसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया। और बॉडी पार्ट्स के पास क्या है? पहले से CO2 है। यानी ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर किसी भी बॉडी पार्ट्स को दे देगा, और वहां से ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और क्या पकड़ लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा, और वापस लाकर उसको किसके पास छोड़ देगा? फेफड़ों के पास। और फेफड़ा उसको पूरे बॉडी से उसको सांस के द्वारा बाहर कर देगा। यही प्रोसेस करता है हीमोग्लोबिन। समझ में आया? फिर से सुनिए, क्या करेगा? जो हीमोग्लोबिन होता है वो फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसके पूरे शरीर में फैला देता है, पूरे चारों तरफ, पूरे गतर गतर में पहुंचा देता है। समझ में आया? उसके बाद मान लीजिए यहां तक मेरे मतलब इस हाथ तक आ गया। यहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, हीमोग्लोबिन यहां पर ऑक्सीजन ले आया। ठीक है ना? अब यहां पर पहले से क्या था? यहां पर पहले से कार्बन डाइऑक्साइड था। क्या था? यहां पर पहले से कार्बन डाइऑक्साइड था।
तो ऑक्सीजन यहाँ छोड़ देगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़कर इसको यहाँ पर लाकर दोबारा फेफड़े में छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा उसको बॉडी से बाहर कर देगा। आया समझ में? तो हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो मुख्य रूप से यही होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो इस तरह काम करता है। एक और चीज, जब हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो किसकी वजह से होता है? एक होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल होता है, उसकी कमी से होता है, और विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से हमारे बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है। समझ में आया? जब लेक ऑफ ब्लड यानी जब हमारे बॉडी में रक्त की कमी होगी तो किसकी वजह से होगी? फॉलिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होगी? फॉलिक एसिड की वजह से। और जब विटामिन की बात होगी तो विटामिन B12 की वजह से हमारे बॉडी में क्या होगा? रक्त की कमी देखने को मिलेगी। समझ में आया? किसकी वजह से? फॉलिक अम्ल और विटामिन B12। फॉलिक अम्ल और विटामिन B12, है ना? ये था अपना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में परिसंचरित कर दिया, उसको पूरे बॉडी में फैला दिया, और पूरे बॉडी में फैलाने के बाद जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड था ऑक्सीजन को वहां देकर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और फिर उसको लाकर कहां छोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में। फेफड़ा उसको बॉडी से बाहर कर देगा। आया समझ में? उसके बाद जो होता है आपका जो ब्लड होता है, उस ब्लड में बहुत आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। ये सारे जैसे जन्म लेते हैं अपने जीवन काल के समाप्त होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जितने सारे आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो सब स्प्लीन में होती है, बता चुके हैं। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। आया समझ में? तो ये था आपका हीमोग्लोबिन के बारे में भी नॉर्मल था, इंफॉर्मेशन था जो बहुत इजी था। क्या क्या सीखा हमने? हीमोग्लोबिन सीखा हमने। हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आयरन बढ़ेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें हमारे हीमोग्लोबिन के बारे में थी। और अब बात आती है ब्लड क्लॉटिंग की, है ना? ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? यानी कि ब्लड में रक्त का थक्का जमना। मतलब कि जब हमारी रक्त वाहिनियां फूट जाती हैं, मान लो यहाँ पर कट लग गया, मेरे हाथ में कहीं से कट लग गया और यहाँ पर ब्लड बाहर बह रहा है, तो यहाँ पर रक्त का थक्का जमना चाहिए। तो जब रक्त का थक्का यहाँ पर जम जाएगा और कोई सा ब्लड यहाँ के बाहर नहीं निकल पाएगा, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रक्त का थक्का जमना कहते हैं, ब्लड ऑफ क्लॉटिंग कहते हैं। समझ में आया? रक्त का थक्का जमना। क्या कहना? रक्त का थक्का जमना। जब कहीं पर भी पूरे शरीर में कहीं कपार उपार फूट गया, चाहे कहीं पर नसें फूट गई और वहां से ब्लड बहुत तेजी से बह रहा है, तो कम से कम 3 से 5 मिनट के अंदर वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है। कोई सा ब्लड फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्लड ऑफ क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना कहते हैं। समझ में आया? अब इस ब्लड ऑफ क्लॉटिंग में क्या पढ़ेंगे हम? ब्लड क्लॉटिंग पढ़ रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग हिंदी में इसका नाम होता है रक्त का थक्का। क्या कहते हैं इसको? रक्त का थक्का जमना कहते हैं। होता क्या है? इसमें सबसे मेन काम कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट। कौन सा काम करता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या काम करता है? थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड प्लेटलेट्स ही होता है, यह सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। क्या होता है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का जमाने के लिए। कौन? थ्रोम्बोसाइट। जैसे ही कहीं पर कट लगेगा, ये थ्रोम्बोसाइट तुरंत खड़ा हो जाएगा, तुरंत उठ जाएगा और इसका केवल एक ही चीज याद आना है कि कहां पर मुझे ब्लड क्लॉटिंग करवाना है। समझ में आया? कहां पर मुझे ब्लड क्लॉटिंग करवाना है। तो आप देखेंगे जैसे ही थ्रोम्बोसाइट आएगा, क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट। और क्वेश्चन ये उठता है कि थ्रोम्बोसाइट ब्लड का क्लॉटिंग करवाता है, क्या है ना? मान लो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन ये उठता है
कि हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन उठ रहा है ना कि हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, क्योंकि बॉडी में तो चारों तरफ हुमच हुमच के रक्त बह रहा है, पूरा चारों तरफ पूरे ब्लड वेसल्स में ऊपर से नीचे चारों तरफ ब्लड बह रहा है, तो रक्त बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता। क्वेश्चन ये उठता है, इसलिए नहीं जमता क्योंकि इसमें एक हिपेरिन नाम का तत्व मिला रहता है। क्या मिलता है? हिपेरिन नाम का एक तत्व मिलता है जो कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग से रोकता है। मतलब कि जब तक बॉडी के अंदर हिपेरिन रहेगा तब तक रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जैसे ही हिपेरिन मर गया, मान लो हिपेरिन बॉडी के अंदर मर गया, तो पूरा शरीर बिल्कुल जम जाएगा, बिल्कुल पूरा शरीर क्लोट हो जाएगा, है ना। तो हिपेरिन का सबसे तेजी से, मतलब इसका दुश्मन कौन है? हिपेरिन का दुश्मन होता है ऑक्सीजन। जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा हिपेरिन, तुरंत अब यह निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। समझ में आया? जैसे ही हिपेरिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो यह कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता। समझ में आया? देखते हैं, जब आप कहीं पर किसी क्लिनिक में चाहे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो मरीजों को इंजेक्शन देने से पहले डॉक्टर उसमें से जो एयर, जो हवा बना रहता है, जो बुलबुला रहता है, उसको, हवा का जो बुलबुला रहता है उसको पूरे को इंजेक्शन से बाहर कर देता है। गलती से अगर वो इंजेक्शन में हवा है और उसको हमने किसी को इंजेक्ट कर दिया तो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा और वो हिपेरिन को खतरा पहुंचा सकता है, हिपेरिन को मार सकता है, और उस स्थिति में नसों में ब्लॉकेज होने की संभावना रहती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। समझ में आया? तो जो हिपेरिन होता है इसकी वजह से ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है हमारे शरीर में। आया? किसकी वजह से? हिपेरिन। हिपेरिन की दुश्मनी किसकी है? ऑक्सीजन से। किससे है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से हिपेरिन की दुश्मनी होती है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको यहाँ कट लग गया है ना, तो जैसे ही ब्लड बाहर आएगा तो हिपेरिन भी बाहर आएगा। समझ में आया? जैसे ही यहाँ पर कट लगा तो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो जब ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा तो हिपेरिन भी आएगा बाहर। जब हिपेरिन आएगा तो हिपेरिन जैसे ही बाहर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा और यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट अपना काम करके चला जाएगा। मतलब थ्रोम्बोसाइट 5 मिनट के अंदर यहाँ पर रक्त का थक्का जमा देगा, है ना। जब तक हिपेरिन है तब तक इसका रक्त का थक्का नहीं जम सकता है। जैसे ही हिपेरिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और ऑक्सीजन से आकर मिलेगा तो वो तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा और वहां पर ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। समझ में आया? तो ये चीज होती है ना। इसीलिए डॉक्टर जो होता है ना, बार बार इंजेक्शन लगाने से पहले बच्चों को ऐसे ले लेकर डराते हैं, कुछ करते नहीं है, बस वो एक ही काम है उनका, वायु का बुलबुला जो अंदर बना हुआ है ऑक्सीजन इस इंजेक्शन के अंदर, उसको बार बार ऐसे, तो बच्चे बोलते हैं कि हमको डरा रहे हैं। ऐसा डराते नहीं है, वो आपकी जिंदगी बचाते हैं। मतलब कि इंजेक्शन देते समय उस इंजेक्शन में कहीं पर भी हवा नहीं होनी चाहिए। गलती से अगर हवा हुई तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन चला जाएगा, हवा चली जाएगी, हवा में तो ऑक्सीजन रहता है ना, तो हवा चला जाएगा, हवा से हिपेरिन निष्क्रिय हो सकता है और वहां पर आपका ब्लड क्लोट कर सकता है और आपकी डेथ तक हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंटिव मूवमेंट रहता है, इसीलिए डॉक्टर बार बार इंजेक्शन को ऐसे 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 करके देखता है। समझ में आया? अब इंजेक्शन भी कितने टाइप का होता है? इंजेक्शन भी 2 टाइप का होता है, वो हम आगे बताएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। समझ में आया? तो थ्रोम्बोसाइट क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाना के काम करता है ना। तो जितने सारे भी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, जितने सारे भी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, इनका केवल एक ही काम होता है। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, अगले पार्ट में बताऊंगा आपको रिएक्शन के बारे में, है ना, कैसे रिएक्शन होती है, ब्लड रक्त का थक्का जमाने में किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलती है ना। अभी बस इतना बता देता हूँ कि ब्लड रक्त को थक्का जमाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होती है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट होती है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तीसरी जो चीज होती है वो होती है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन,
चौथी जो चीज होती है विटामिन के, कौन सी? विटामिन के, है ना। और पांचवी जो होती है वो होती है थ्रोम्बिन, है ना। ये सब चीजें जो होती हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, है ना। रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत जरूरी होती है। और इससे भी जरूरी होती है ऑक्सीजन, एयर, क्योंकि यही तो आपके हिपेरिन को मारेगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एयर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो किसको मारेगा? उस हिपेरिन को मारेगा जो कि ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। समझ में आया? तो रक्त के थक्के का अगला जो आपका इसमें जो जुड़ेगा टॉपिक, वो हम कल आपके न्यू पार्ट में लेकर आएंगे उसको। समझ में आया? तो जब तक के लिए आप इसको समझिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।